नमस्कार दोस्तों, आज मैं विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कक्षा 8वीं का, जिसमें से प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम 2 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 2, सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, सही बात है। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं। गॉट इट। बहुत सारे सजीव को आप देखते होंगे अपने आसपास में, लेकिन बहुत ऐसे भी जीव हैं जिसको कि आप बिना यंत्र की सहायता से खुले आँख से नहीं देख सकते हैं। गॉट इट। यही बताया गया है। इन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं यह संरचनाएं क्या है? यह कहां से आई? आपने नोटिस किया होगा कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, आप खाने के लिए जो ब्रेड लाते हो और रोटी जो घर में बनती है, इसमें आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा दिन या ज़्यादा देर होने के बाद इसमें सफ़ेद काले धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों को यदि आप आवर्धक लेंस से देखेंगे, मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे, तो आपको काले रंग के गोले सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। तो क्या आपको यह पता है ये संरचनाएं जो है ये क्या है और कहां से आई? सूक्ष्मजीव। क्रियाकलाप 2.1। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 में बताया गया है, या तो बगीचा से या मैदान से क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी लेना है, किसमें? एक बीकर में गीली मिट्टी लेना है। गॉट इट। उसमें थोड़ा सा क्या करना है, जल भी मिलाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जब वह मिट्टी बैठ जाएगा बीकर में, नीचे बैठ जाएगा और जल एक सरफेस पे ऊपर आ जाएगा, तो उस जल को क्या करेंगे, जो कांच की स्लाइड होती है उस पे 1-2 ड्रॉप डालेंगे और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है और परीक्षण करना है। ओके। क्रियाकलाप 2.2। एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंद लीजिए। क्या करना है? तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंद लेना है। कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण करना है। एक कांच का स्लाइड ले लिए, उस पर क्या करना है, तालाब और पोखर का जल 1-2 ड्रॉप डाल दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण करेंगे। क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहा है? नोटिस करेंगे कि क्या इस स्लाइड पे जो पानी डाले हैं, यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसमें सूक्ष्मजीव गति कर रहा है। इसको ऑब्जर्व करेंगे। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। गॉट इट।
इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। जो सूक्ष्मजीव होते हैं इतने छोटे होते हैं कि बिना यंत्र की सहायता से उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन ब्रेड पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसको आप आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूक्ष्मजीव को कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या नाम है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव चित्र 2.1 और से 2.4 में दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट, विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं। जो विषाणु होते हैं, वायरस, ये भी क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, मतलब छोटा होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। लेकिन ये वायरस जो है, विषाणु, अन्य सूक्ष्म जीव से भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, किसी जीव के अंदर परपोषी हो जाते हैं, फिर उसके बाद ही यह विषाणु, वायरस जो है अपनी संख्या को मल्टीपल कर सकते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी कैसे होता है? विषाणु के द्वारा। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु, वायरस द्वारा होता है। पोलियो और खसरा कैसे होता है? विषाणु, वायरस के द्वारा। गॉट इट? इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया कैसे होते हैं? प्रोटोजोआ द्वारा। टाइफाइड एवं क्षय रोग, टीबी, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। टाइफाइड और क्षय रोग कैसे होते हैं? जीवाणु द्वारा होने वाले ये क्या है? रोग हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। गॉट इट? यहाँ पे आप चित्र 2.1 जीवाणु को आप देख सकते हैं। ये क्या है? स्पाइरल जीवाणु, इसका आप शेप देख सकते हो। ये क्या है? छड़नुमा जीवाणु, इसका शेप देख सकते हो। ये चित्र 2.2 शैवाल है। शैवाल का क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनास और दूसरा स्पाइरोगाइडा, स्पाइरोगाइडा। चित्र 2.3 प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन कौन आता है? अमीबा, पैरामीशियम। चित्र 2.4 कवक, राइजोप्रस, ब्रेड मोल्ड। और नेक्स्ट क्या आता है? पेनिसिलियम। नेक्स्ट एस्परेजिलस। ये कवक में आते हैं ये तीनों, तो इसको भी ध्यान रखना है। गॉट इट? नेक्स्ट, चित्र 2.5 विषाणु। ये क्या है? विषाणु का शेप है। गॉट इट? नेक्स्ट, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिका हो सकते हैं, मतलब सूक्ष्मजीव जो होते हैं ये यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय हो सकते हैं। ओके, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कि
शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ये सूक्ष्मजीव जो हैं ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। गॉट इट। तो यह जो है हर एक जगह आपको दिखने को मिल जाएगा। बर्फीले शीत जहाँ पे बहुत ठंडा है मौसम है और उष्ण गर्म का स्रोत है, हर एक परिस्थिति में यह जीवित रह सकते हैं सूक्ष्मजीव। गॉट इट। नेक्स्ट, यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल और दलदल मतलब जहाँ पे बहुत सारी गर्मी है। गॉट इट। और जहाँ पे दलदली इलाका है वहाँ पे भी सूक्ष्मजीव आपको देखने को मिलेगा। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य के साथ साथ सभी जंतु में भी शरीर के अंदर पाए जाते हैं। क्या? सूक्ष्मजीव। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं दूसरे सजीव पे आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं स्वतंत्र मतलब अकेले भी रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। गॉट इट। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं। एक अमीबा सूक्ष्मजीव है जो कि अकेला रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमीबा क्या अकेला रह सकता है? अमीबा एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो अकेला रह सकता है, लेकिन कवक एवं जीवाणु जो होते हैं, कवक एवं जीवाणु हमेशा कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो सूक्ष्मजीव होते हैं इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं हमारे लिए लाभदायक होते हैं, तो कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं हानिकारक होते हैं तथा जीवों में रोग के कारक हो जाते हैं। गॉट इट। तो इसको ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे मित्रवत सूक्ष्मजीव के बारे में। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। ओके। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्मजीव जो है बहुत सारे कार्य में उपयोग किया जाता है, जैसे कि दही बनाने में, ब्रेड बनाने में एवं केक बनाने में इनका उपयोग सूक्ष्मजीव का किया जाता है। ये कैसे है? सूक्ष्मजीव मित्रवत सूक्ष्मजीव। गॉट इट। नेक्स्ट, प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। एंशियंट टाइम से ही सूक्ष्मजीव का उपयोग किस रूप में किया जाता है? किया गया था अल्कोहल बनाने में। गॉट इट। नेक्स्ट, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जो हम डेली यूज में कुछ सब्जी के छिलके, जंतु के कुछ अवशेष होते हैं, विष्ठा इत्यादि जो भी होते हैं, ये क्या करते हैं? जीवाणु अपघटन कर लेते हैं। गॉट इट। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्मजीव की एक महत्वपूर्ण योगदान है। गॉट इट। तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि
उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता वृद्धि करने में भी किया जाता है। जीवाणु का जो उपयोग है किस रूप में? औषधि के रूप में, दवा के रूप में। औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए, मतलब फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी सूक्ष्म जीव जीवाणुओं का उपयोग करते हैं, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट, दही एवं ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, यहाँ पे पहली बोल रही है, हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? ये पहली सोच रही है कि ऐसा कैसे हुआ कि गुनगुने दूध में जब मेरी माँ दही को मिलाया तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो दही में जम गया, परिवर्तित हो गया। गॉट इट? नेक्स्ट, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। तो इसको ध्यान रखना है। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थ के उत्पादन में सहायक है। जो जीवाणु होते हैं, आप पनीर खाए होंगे, पनीर जिसको चीज कहते हैं, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थ के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्रियाकलाप 2.3, एक बर्तन में 1/2 मतलब आधा किलोग्राम आटा एवं मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। ये एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है। इसमें थोड़ी मात्रा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूँथे हुए मैदा को उठा हुआ, फूला हुआ पाया क्या? यीस्ट पाउडर के साथ मैदा। नेक्स्ट, चित्र 2.6, खमीर द्वारा उठी हुई मैदा। ये क्या हुआ? ये मैदा जो था उठ गया, फूल गया। नेक्स्ट, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यीस्ट क्या करते हैं? तीव्रता से जनन करके श्वसन, रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। चित्र 2.6, यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। किसका उपयोग करके? यीस्ट का प्रयोग करके। कहाँ पे? बेकिंग उद्योग में। गॉट इट? नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। गॉट इट? अल्कोहल यदि बनाते हैं, शराब बनाते हैं या एसिटिक एसिड बनाते हैं बड़े स्तर पे, लार्ज स्टेज पे,
लार्ज अमाउंट में, तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फल के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। कैसे शराब का उत्पादन किया जाता है? जौ, गेहूँ, चावल एवं फल के रस में उपस्थित जो नेचुरल शर्करा होते हैं, नेचुरल शुगर होते हैं, में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप 1.2.4 500 ml का बीकर लेकर, कितना लेना है? 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। ओके, 3/4 क्या करना है? जल भरना है। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। क्या करना है? 2 से 3 चम्मच चीनी डालना है। इसमें 1/2 मतलब हाफ चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। क्या करना है? 4 से 5 घंटा के लिए गर्म स्थान पे, जहाँ पे गर्मी होती, ढक कर क्या करना है? रख देना है। अब इस विलयन को क्या करना है? जो सॉल्यूशन बना है उसको सूंघ कर देखना है। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब की? 1857 में। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। ओके, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। या पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, यदि आप बीमार पड़ते हो डॉक्टर क्या करते हैं? पेनिसिलिन का इंजेक्शन देंगे या अन्य कोई एंटीबायोटिक प्रतिजैविक गोली देंगे या कैप्सूल देते हैं। तो ये कैसे बनता है? ये जो औषधि है सूक्ष्म जीव के स्रोत हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या है? सूक्ष्म जीव। जो ये औषधि बनते हैं इनका स्रोत क्या है? सूक्ष्म जीव। गॉट इट? ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। ओके, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। ये औषधि जो है क्या करती है? जो जिससे बीमारी होती है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं या उनके वृद्धि को रोक देते हैं। जो शरीर के अंदर कुछ बीमारी एक्टिविटी जो हो रही है, बीमारी जो बढ़ने वाली है, उसको या तो रोक देंगे या उसमें जो सूक्ष्म जीव है उसको नष्ट कर देंगे। तो इस प्रकार के जो औषधि हैं, गोली है, कैप्सूल है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। क्या क्या नाम बताया? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन तो आप कितने बार खाया भी होगा। गॉट इट? ये सभी क्या है? प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, कुछ मेडिसिन है, दवा है। गॉट इट? जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। इसे कैसे उत्पादित किया जाता है?
कवक एवं जीवाणु के द्वारा। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। गॉट इट। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। ओके। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार के फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पेनिसिलिन कैसे बनाई गई? सन 1929 में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग किया था। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। गॉट इट। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। जो उसने देखा संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद, उसने देखा कि ये जो जीवाणु है, ये जो फफूंद है, ये जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। यह फफूंद जो है जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। वह जो फफूंद देखे और उससे यह पता कर पाया कि बहुत सारे जीवाणु जो है फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से क्या हुआ, पेनिसिलिन बनाई गई। किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसको ध्यान रखना है। गॉट इट। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संरचना। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो ये प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधे के रोग के नियंत्रण में भी किया जाता है। गॉट इट। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए। ओके। तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होंगे। गॉट इट। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कैसे लेना है? डॉक्टर की सलाह से लेना है। और इसके जो कोर्स होते हैं, ये कोर्स को पूरा करना है। और ये एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जो है जब ज़रूरत हो तभी लेना है, बिना ज़रूरतें की नहीं लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यदि आप अगली बार कभी बीमार पड़ेंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता तो होगी, लेकिन वह उतना प्रभावी नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देते हैं। यदि आप अतिरिक्त रूप से, अनावश्यक रूप से यदि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपके शरीर में जो जीवाणु जो है, जो यूजफुल है, जो रहना आवश्यक है, उसको भी क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु, जो उपयोगी जीवाणु है जिसका रहना जरूरी है शरीर में,
उसको भी क्या करेंगे, ये एंटीबायोटिक नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट, सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है। जो सर्दी जुकाम होते हैं एवं फ्लू होते हैं, इसमें एंटीबायोटिक जो होते हैं प्रभावशाली नहीं होते हैं, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। क्योंकि यह रोग कैसे होता है, विषाणु द्वारा, वायरस के द्वारा। गॉट इट। वैक्सीन, टीका। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, ये पहली पूछ रही है। गॉट इट। नेक्स्ट, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। गॉट इट। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका, वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके के द्वारा रोका जा सकता है। गॉट इट। तो इसको ध्यान रखना है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। इसको ध्यान रखना है। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके, वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। गॉट इट। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। गॉट इट। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका, वैक्सीन है। जो पोलियो ड्रॉप दिए जाते हैं वह क्या है? बच्चों को जो दिया जाता है यह टीका क्या है? वैक्सीन है। गॉट इट। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट, आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। आजकल जो है सूक्ष्म जीव से क्या किया जाता है? टीके का उत्पादन बड़े स्तर पे, लार्ज स्केल पे किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। ये जो टीके बनाए जाते हैं लार्ज स्केल में, इसे क्या होते हैं? मनुष्य एवं अनेक जंतु जो हैं इनको रोगों से बचाया जाता है। नेक्स्ट, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, चित्र 2.7, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, चित्र 2.7, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। गॉट इट। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन क्या होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है।
इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। गॉट इट। चित्र 2.7 नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीले हरे सवाल। ओके। पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। ओके। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। गॉट इट। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थी ने घरों व बगीचों से पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटाने के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। ये जो बच्चे हैं, पहेली बूझो और कुछ विद्यार्थी, देखते हैं अपने विद्यालय के माली को, माली जो कि बगीचे वगैरह में काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ये सभी बच्चे, पहेली बूझो और कुछ विद्यार्थी, घर बगीचा से पत्तियों एवं फल के सब्जी का कचरा को एकत्र करके, मतलब इकट्ठा करके उसको एक गड्ढे में डाल देते हैं। और कुछ समय के बाद देखते हैं कि इसका क्या हुआ, विघटन हो गया। विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। गॉट इट। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। क्रियाकलाप 2.5। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। 2 गमला लेना है, उसमें क्या करना है, मिट्टी डालना है आधा आधा। गॉट इट। और ए बी चिन्हित कर देना है। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए। एक गमला में क्या करना है, पौधों का कचरा भर देना है। तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर देना है। और बी गमला में क्या करना है, कुछ पॉलीथीन के थैला, कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौने इत्यादि भर देना है। उन्हें एक और रख दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कीजिए। इसके बाद क्या करना है, 3 से 4 सप्ताह के बाद परीक्षण करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया। आप नोटिस करेंगे कि गमला ए में जो बहुत सारे पौधों का कचरा भर दिए थे और कुछ जो डिकम्पोज हो सकते थे वो कुछ कचरा डाल दिए थे। तो ये क्या हुआ, गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया। जो उसमें कुछ कीड़े लगे, सूक्ष्म जीव, वो क्या किया, उस पदार्थ को अपघटन कर दिया और उसके बाद वह खाद में बदल गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। ये जो पोषक बना ये अपघटन के बाद, इसका उपयोग हम पौधों में पुनः उपयोग में कर सकते हैं, करते हैं। गॉट इट। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ?
आप नोटिस करेंगे कि गमला बी जो था, जिसमें कि पॉलीथीन की थैली और कांच की खाली बोतल और खिलौने के टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े रखे हुए थे, उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। गॉट इट? आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। गॉट इट? इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, हानिकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, मतलब रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ओके। नेक्स्ट, संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, तो ऐसे रोग को हम क्या कहेंगे? संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोग के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुखाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। गॉट इट? तो संचीकरण रोग के क्या क्या उदाहरण हैं? हैजा, सामान्य सर्दी जुखाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। गॉट इट? ये कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके कांटेक्ट, यदि कांटेक्ट में संक्रमित व्यक्ति यदि स्वस्थ व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति भी इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। ये कैसे संचरित हो सकता है? या तो वायु से, या जल से, या भोजन से। गॉट इट? या कायिक संपर्क द्वारा। ओके। नेक्स्ट, जब जुखाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। जब आपको सर्दी जुखाम होता होगा तो आप नोटिस किए होंगे कि आप बार बार छींकते हैं। तो इससे क्या होता है? उस सूक्ष्म बूंद जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे क्या होते हैं? हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यदि वह ड्रॉपलेट्स, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति यदि वो संपर्क में आता है और वहाँ पे इनहेल करता है, श्वसन की प्रक्रिया, रिस्पिरेशन की प्रोसेस करती है, तो वह भी जो व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे? मतलब रोगाणु, वो भी बीमार पड़ जाएंगे। गॉट इट? तब आप संचरणीय
रोगों को फैलना किस प्रकार रोकते हैं? तो ये बूझो पूछ रहा है कि आप संचरणीय जो रोग हैं, जो जल से, वायु से और भोजन एवं कायिक संपर्क से फैलते हैं, तो इसको कैसे रोक सकते हैं? तो पहली जवाब देती है, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। पहली क्या कहती है? जब हम छींकते हैं तो क्या करना चाहिए? मुंह एवं नाक पे एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप यदि संक्रमित हैं तो स्वस्थ व्यक्ति से दूरी बना के रखें, क्योंकि यदि आप स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाएंगे। और स्वस्थ व्यक्ति को भी हमेशा कोशिश करना चाहिए संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। गॉट इट? कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। कुछ कीट और जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। गॉट इट? घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। जो घरेलू मक्खी होते हैं इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। तो हमेशा इसलिए कहा जाता है कि कभी भी यदि आप बाहर में कुछ खाते पीते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वह खाना जो है ओपन तो नहीं रखा हुआ है, ढका हुआ है या नहीं, प्रॉपर हाइजीन है या नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होता है, जो घरेलू मक्खी होते हैं यदि किसी गंदा स्थान पे बैठा, फिर उसके बाद यदि वो खाना पे बैठेगा, यदि आप उस खाना को कंज्यूम करेंगे तो आप उससे क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज चित्र 2.8 मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। ओके, मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? यहाँ पे 2-4 पॉइंट जो है ये याद रखने वाली है। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। जो मादा एनोफिलीज होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। गॉट इट? मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो ये पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम मच्छर जो है किसका वाहक है? तो मलेरिया परजीवी का वाहक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा आपको, मादा एडिज मच्छर जो है ये किसका वाहक है? तो ये डेंगू वायरस का वाहक है। अब आगे बताया गया है कि हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। चित्र 2.8 मादा एनाफिलीज मच्छर। यहाँ पे पहली कह रही है कि अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें। पहली को ऐसा उनके अध्यापक कहते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। जो भी मच्छर होते हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं? जल में। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल का एकत्र न होने दें। अतः
अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसा उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। गॉट इट? ऐसा सूची बनाना है जिससे कि आप मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं। गॉट इट? कभी भी कूलर, टायर और फूलदानों में पानी को, जल को एकत्र नहीं होने देना है। गॉट इट? इसी को ध्यान रखना है। गॉट इट? यहाँ पे सारणी 2.1 में मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग दिए हुए हैं। मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। तो इसको आप देख सकते हैं खुद से भी। गॉट इट? बस सिंपल सा 1 से 2 बार पढ़ लेंगे आप, आपको ध्यान में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। गॉट इट? तो 2.1 में कुछ तरीका, कुछ उपाय बताए गए हैं। मनुष्य में कुछ सामान्य रोग जो हैं उनको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रैक्स जो होते हैं मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग हैं। तो इसको ध्यान रखना है, ये एंथ्रैक्स जो बीमारी होती है ये मनुष्य के साथ साथ मवेशी में होने वाले भयानक रोग हैं जो जीवाणु द्वारा होता है। कैसे होता है? जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। इसको ध्यान रखना है, जो गाय में खुर एवं मुंह का रोग होता है वह कैसे होता है? वायरस द्वारा होता है। एंथ्रैक्स से क्या होता है? मनुष्य और मवेशी में एक भयानक रोग होता है जो कि जीवाणु द्वारा होता है। तो ये 2 पॉइंट है, जो एंथ्रैक्स होता है यह मनुष्य और मवेशी में होता है जो कि जीवाणु द्वारा होता है, लेकिन गाय में खुर एवं मुंह का जो रोग होता है यह किससे होता है? वायरस के द्वारा होता है। गॉट इट? इसको दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इससे पहले ये चीज़ आप देख सकते हैं, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रैक्स नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रैक्स रोग का कारक है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में किसकी खोज की? बेसिलस एंथ्रैक्स नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रैक्स रोग का कारक है। गॉट इट? एंथ्रैक्स रोग किस में होते हैं? मनुष्य और मवेशी में। यह कैसे होते हैं? ये जीवाणु द्वारा होते हैं, लेकिन गाय में खुर एवं मुंह का जो रोग होता है वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का उपयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तालिका 2.2 को देखना है, उसमें कुछ पादप के रोग दर्शाए गए हैं और कुछ रसायनों का प्रयोग करके इसको क्या कर सकते हैं? ये सूक्ष्म जीव को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी के बारे में बताया गया है। गॉट इट? तो ध्यान रखना।
सारणी 2.2 सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। पादप रोग, सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका और चित्र। गॉट इट। तो पादप का रोग नींबू, कैंकर, सूक्ष्म जीव जीवाणु, ये कैसे होता है, संचरण का तरीका क्या है, वायु, और चित्र में आप देख सकते हो। गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा होता है, वायु एवं बीज के द्वारा होता है, ये आप उसका चित्र देख सकते हो। भिंडी की पीत, ये वायरस के द्वारा होता है, इसका संचरण का तरीका क्या है, कीट है, इसका आप फिगर देख सकते हो। नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। ओके, वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन, उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। बूझो के एक मित्र जो होते हैं उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं। वहाँ पे बूझो क्या करती है, बहुत सारे व्यंजन जो मिठाई हैं या खाना पीना जो है उसको खाते हैं, और खाना खाने के बाद जैसे ही घर आते हैं तो उसको वमन, उल्टी होने लगता है। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि खाद्य विषाक्तन मतलब फूड पॉइजनिंग के कारण ये स्थिति हुई। तो पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। गॉट इट। तो पहली ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जो भोजन है ये विष में कैसे कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये खाना खाने के लिए कौन गया था, बूझो गया था एक पार्टी में। ओके, अपने मित्र के पार्टी में। सूक्ष्म जीव द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन का विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। गॉट इट। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। क्या होता है, सूक्ष्मजीव द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकती है। ओके, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी क्या हो सकता है, विषैला पदार्थ उत्पन्न कर सकता है। यह भोजन को विषाक्त बना देता है, मतलब जहरीला बना देता है। गॉट इट। जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। ओके, अथवा कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि वह व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। व्हाट, आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। यस, सूक्ष्म जीवों हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है। ओके, तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जा सकता है। क्या भोजन को संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या भोजन जो संदूषण होते हैं यह एक रासायनिक अभिक्रिया है क्या? पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई।
बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। ओके, पहली क्या हुआ, पहली कुछ आम खरीद के लाती है और कुछ दिन तक उसको रख देती है बाहर में। तो उसने देखा कि उसके जो आम थे जो लाए थे मार्केट से, बाज़ार से, वो सड़ गए। लेकिन वह जानना चाहती है कि उसकी दादी जो है आम का अचार बनाई, काफ़ी समय तक संदूषित नहीं हुआ, मतलब खराब नहीं हुआ। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हम इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। गॉट इट? वो आश्चर्य हो जाती है कि मेरी दादी जो है अचार जो बनाए वो अभी तक संदूषित नहीं हुआ, बहुत दिन से रखा हुआ है। लेकिन ये जो हम मार्केट से आम लाए यह कुछ दिन ही हुआ कि सड़ गया, ऐसा क्यों हुआ? गॉट इट? रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। किसका उपयोग? नमक एवं खाद्य तेल, मतलब एडिबल ऑयल जो होते हैं, इसका उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। ओके, हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। ओके, हम नमक एवं खाद्य अम्ल का प्रयोग किस लिए करते हैं? अचार बनाने के लिए, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। ओके, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइट समान परिरक्षक हैं। क्या क्या? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट समान परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। जो जैम का एवं स्क्वैश बनाते हैं, जैम एवं स्क्वैश बनाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फेट। गॉट इट? इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जैम और स्क्वैश संदूषित होने से बचे। नेक्स्ट, नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। गॉट इट? नमक का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए और आम, आंवला, इमली की परिरक्षण के लिए। गॉट इट? नेक्स्ट, चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जैम, जेली और स्क्वैश का परिरक्षण कैसे किया जाता है? चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। गॉट इट? नेक्स्ट, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। तेल और सिरका का उपयोग कहाँ करेंगे हम? अचार को संदूषण होने से बचाने के लिए, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। ओके, सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। जो सब्जियां होती है, फल होते हैं, मछली होती है तथा मांस का परिरक्षण कैसे करते हैं?
तेल एवं सिरके के द्वारा। गॉट इट। नेक्स्ट, गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, माँ क्या करती है, दूध को बॉयल करती है, उबालती है। इससे क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्मजीव जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। गॉट इट। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, बहुत सारे सामग्री को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, कम टेम्परेचर होने की वजह से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट, पहली बोल रही है, नहीं ये बूझो है, बूझो। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है? पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आप मार्केट से दूध लाते हो वो कैसे दूध रहते हैं, पाश्चरीकृत मतलब पैस्चराइज्ड मिल्क रहते हैं। इसको आप बिना उबाले यूज कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। ओके। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है। इसलिए आप पैस्चराइज्ड मिल्क को बिना उबाले यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। ओके। फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, अचानक एकाएक क्या करते हैं, उसको कोल्ड कर लेते हैं, ठंडा कर उसको स्टोर कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। इसलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पाश्चीकरण। नेक्स्ट, भंडारण एवं पैकिंग। ओके। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। ओके। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 एवं 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। ओके। जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। आप 6ठा 7वां में पढ़े होंगे राइजोबियम जीवाणु के बारे में, जो क्या करते हैं, लेग्यूम पौधा दलहन पौधा जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। राइजोबियम लेग्यूम जो है ये कहाँ रहते हैं? पौधों के ग्रंथिकाओं में रहते हैं। जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है। कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कभी कभी जो है त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। गॉट इट। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। ओके। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, चित्र 2.9 लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं। ओके। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन
में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ओके, जो पौधे और जंतु होते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ओके, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। ओके, पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। चित्र 2.10 में जैसा कि दिखाया गया है। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। गॉट इट? ये आप देख सकते हैं चित्र 2.10 में नाइट्रोजन चक्र। मिट्टी में उपस्थित, इससे क्या होता है, ये प्रोसेस हुआ, फिर ये प्रोसेस हुआ, फिर ये प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ, फिर ये प्रोसेस हुआ। गॉट इट? नेक्स्ट, आपने क्या सीखा? सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। ओके, नेक्स्ट, यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये एक कोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। ओके, विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी है। नेक्स्ट, कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन
वायुमंडल में होता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे। Thank you for watching this video.